बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। चाय के वक्फे के बाद मैं अजीब अंसारी से गुजारिश करता हूं कि यहाँ तशरीफ़ लाएं और अपनी तख्लीक पेश करें। उन्वान है शाहरुख आपा। शहर से दूर दरे गांव की पहाड़ियों के दामन में हमारे तिजारती मरकज़ का काम जारी था। यहाँ चारों जानिब 1 किलोमीटर के रकबे में सिर्फ 2 ही मकान थे। दाएं जानिब कुछ 50 गज की दूरी पर एक घर था, जहाँ दिन भर में 2 मरतबा पानी मांगकर पीने की सहूलत मुयस्सर थी। बिल्कुल सामने एक मकान और था, लेकिन वो कुछ 50 मीटर की दूरी पर बस। इसके अलावा दूर दूर तक कुत्ते भी लौटना पसंद नहीं करते थे। लेकिन न जाने क्यों मुझे हर काम में आगाऊ चलकर बाद में फजीयत होने वाली फितरत इस बात पर आमादा कर रही थी कि ये इलाका आइंदा 5-7 सालों में आज़ाद नगर की तरह गुंजान आबादी हो जाएगा और अगले 40 सालों में मेरे पोते मुझे दुआएं देंगे कि अच्छा हुआ मेरे दादा ने यहाँ 1 लाख का प्लाट खरीद लिया था, आज इसकी कीमत 2 करोड़ है। फिलहाल यहाँ पत्रे के शेड बनाने का काम जारी था, जिसे अंजाम देने के लिए 3 माफूकुल फितरत मजदूर मुतय्यन थे। लिहाजा मुझे सुबह 11 बजे पेट भर की नाश्ता और दोपहरिया बैक वक्त तो निपटा कर सुबह की अव्वलीन सातों में 12 बजे तक मकाम पर पहुंच जाना होता था। फिर वहां पहुंचकर तीनों को फ़ोन करके जगाना और काम पर जल्द आने पर आमादा करना रोज़ का मामूल बन चुका था। ये ज़िंदगी के उन मसाइब की तरह लगने लगे थे जो रहती उम्र तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ते थे। साथ ही इसकी एक खास वजह हमारे पड़ोस में रहने वाली खातून खानावल भी थी। इन मोहतरमा का नाम तो नहीं पता, लेकिन हम लोग उसे शाहरुख आपा के नाम से जानते थे। उसकी वजह तशमिया कुछ यूँ हुई कि बैक वक्त हमारे 3 में से 2 मजदूर आपा की जुल्फ़ों के असीर हो गए। आपा भी बड़ी इंसान दोस्त किस्म की मालूम हुई, लेकिन चूँकि दोनों बैक वक्त हाजिर खिदमत होते थे, इसलिए एक को शाहरुख के अंडे का पानी चप्पल पर गिराकर अरे अल्लाह बोलकर मुस्कुराकर अप्रूवल दिया, तो दूसरे से बेरुखी का आलम यह हुआ कि जब शफीक मोटिया पानी लाने गया तो साफ कह दिया कि आज मैं पानी भरना ही भूल गई। इस सारे खलत मलत की वजह भी हमारी भूल थी। वैसे भी रोज़ाना आपा के यहाँ पानी लाने पूरी जिम्मेदारी के साथ हम खुद जाते थे, लेकिन एक दिन क्या सूझी कि एक मजदूर को भेज दिया। फिर क्या था, दूसरे दिन से तो वो वक्त से पहले सफारी सूट पहनकर काम पे आने लगा। मैंने तो इस तब्दीली को नोटिस नहीं किया, लेकिन इसका दोस्त तो शफीक मोटिया फ़ौरन नफ्स मजमून को भाग गया और मेरे पास आकर कहने लगा, सेठ आज खालिद के साथ बाजू वाले घर में पानी लाने मैं भी जाऊंगा। मैंने कहा अरे यार तुम लोग काम करो, पानी मैं खुद ले आता हूँ। फिर क्या था, शफीक मोटिया के चेहरे का अचानक रंग ही बदल गया। फ़ौरन खंबे पर टंगी अपनी कमीज़ पहना, सलाम करके कहने लगा, चलो सेठ चलता हूँ, तुम कोई और आदमी देख लो। मेरे तो हाथ पैर सर्दों पड़ गए। मैंने कहा जा भाई तू जा और पानी लेके आ जा। ये इन तीनों कमीनों की मुश्तरका धमकी थी जो बात बात पर मुझे दिया करते थे। फिर क्या था, वो दोनों पानी लाने गए। पानी लाने के लिए जाते शाहरुख आपा इनको पानी से भरा अंडा थमा कर हाथ में सूखा लेकर दरवाजे के पास आकर बैठ जाती। दोनों का रुख शाहरुख की तरफ और शाहरुख का रुख इनकी तरफ। यूँ मसावत मतवाजन हो जाती। इस कदर मुवाफिक और साजगार माहौल में भी शफीक मोटिया को इस बात को बखूबी महसूस कर रहा था। इस कदर मुवाफिक और साजगार माहौल में भी शफीक मोटिया ने इस बात को बखूबी महसूस कर लिया और मायूसी और गुस्से की मिली जुली कैफियत में आकर कह दिया, काला शाहरुख नहीं तो मालूम नहीं अपने आप को क्या समझती है। बस यहीं से इसका नाम काला शाहरुख पड़ गया। लेकिन जब मुझसे सनफ़ नाजुक की यह अदीब देखी ना गई तो उसे काला शाहरुख से बदलकर शाहरुख आपा कर दिया। वैसे तो शाहरुख रमज़ानपुरा के किसी कारखाने में तरासन भरती थी, लेकिन उसे किस सेठ मजदूर मुकादम का कौन सी तरासन भरने वाली के साथ अफेयर है का ना सिर्फ इल्म होता बल्कि तांबा काटा के हालात की भी बाकायदा करंट अपडेट नॉलेज होती। तमाम तर मर्दाना औसाफ से मुज़य्यन शाहरुख सिर्फ बीड़ी नहीं पीती थी, वरना पान किंग विमल तो चलते आदमी से मांग लेती। समाजियात और नफ्सियात पर इस कदर गहरी नज़र थी कि आदमी का हुलिया देखकर समझ जाती कि कौन विमल खाने वाला है और कौन गाय छाप।
नई ज़ेर तामीर बस्ती होने की वजह से आसपास कहीं ना कहीं तामीरी काम जारी ही रहता, जो फुर्सत के औकात में शाहरुख का पसंदीदा वक्त गुजारी का मुकाम था। वो अक्सर साइट पर जाकर घंटों खड़ी रहती और एक एक मज़दूर को खुद ही मुखातिब कर महव गुफ्तगू रहती, और जहाँ किसी मज़दूर को हाथ में सूखा मसलते देखी फ़ौरन बिला तकल्लुफ़ कह देती, भैया डबल बनाना। सुनने वाला एक पल के लिए तो हैरान रह जाता, लेकिन बात समझ में आने पर मसले हुए सूखे को 2 हिस्सों में ईमानदाराना तकसीम करता और एक हिस्सा शाहरुख की हथेली पर उंडेल देता। फिर वो उसे कुछ देर और अंगूठे से मसलती, फिर हथेली पर दो हाथ मारकर बारीक सूखे को एक जानिब गिरा देती। इस चुनिंदा सूखे के लिए मज़ीद चूना तलब करती और उसे अच्छी तरह से मिक्स करके ज़ोरदार झटके से फाँक लेती और होठों की एक जानिब से राख हवा में उड़ा देती। सूखे की फंकी मारने के बाद दोनों हाथ पीछे बांधकर जो मर्दानावार गुफ्तगू करती वो नहायत काबिल दीद होती। दौरान गुफ्तगू अपने असल मकाम से हटकर ज़ोरदार पिचकारी मारती, फिर नए सिरे से सूखे को चबाकर महवे गुफ्तगू हो जाती। बातचीत के दौरान आपको मुकाम मौजू के हिसाब से कहीं भी कम इल्मी, ना तजुर्बाकारी, बचकाना या जिनानापन कतई महसूस नहीं होगा। आपको यूं ही लगेगा जैसे कोई माहिर फ़न गुफ्तगू कर रहा हो। खुद जब हमारे काम का बिल्कुल पहला ही दिन था, हम इंजीनियर साहब को लेकर पहुंचे और बस ज़मीन की पैमाइश शुरू ही की थी कि शाहरुख आपा आदम की और इस कदर खुद एतमादी और मर्दाना अंदाज से सलाम किया कि इंजीनियर साहब पैमाइश के आदाद व शुमार ही भूल गए। नतीजा ये हुआ कि हमको गिनती फिर से करना पड़ी। बातचीत और अल्फाज की उलट फेर से आपा ने फ़ौरन नौइयत का अंदाज़ा लगा लिया और बोली, क्या भैया कुछ गड़बड़ हो गई क्या मुजनी में? लिख लेना, जवानी इंसान भूल जाता, 100 बका से एक लिखा अच्छा रहता। एक काम करो, तुम डायरी पेन लेके लिखते जाओ, मैं एक तरफ से टेप पकड़ती। मुझे तो शाहरुख का पहला ही आइडिया बड़ा मुतासिर कुन लगा। इंजीनियर साहब थोड़ा शर्मा रहे थे, बड़ी मुश्किल से वो राज़ी हुए तो शाहरुख भी दुपट्टा समेट कर तैयार हो गई। अब जो इंजीनियर साहब जिस मुकाम की तरफ इशारा करते, शाहरुख वहाँ पहुँच कर टेप लगाती जाती और साथ ही साथ पैमाइश के आदाद भी पुकारती, 45, 55, 60, 24.5, इधर से थोड़ा कोस है, वगैरह वगैरह। काम मुकम्मल होने और सारे मामला तय होने के बाद इंजीनियर साहब दूसरी साइड की जानिब रवाना हो गए, लेकिन मैंने जैसे ही वहाँ से निकलने के लिए गाड़ी स्टार्ट की, आपा ने आवाज़ दे दी, ओ भैया। मुझे मजबूरन रुकना पड़ा। पास आकर कहने लगी, क्या बना रहे भैया, घर बना रहे क्या? मैंने कहा नहीं पापा, अभी ऐसी पतरे का शेड बना रहे, बाद में देखेंगे लूम डाल लेंगे। लूम का नाम सुनते ही शाहरुख ने इल्म व हिकमत और दानाई के वो दरिया बहाए कि अहाता करना मुश्किल। शुरुआत उसने कुछ यूँ की कि अभी 6 महीना तो लूम का नाम ही मत लो, बारिश लगने वाली है, बारिश के 4 महीने भाजी पाले का भाव कम होता तो अपन समझते कि हर चीज़ सस्ती हो गई। ऐसा नहीं रहता, यार का भाव बहुत चढ़ जाता, कपड़ा जल्दी बिकता नहीं, व्यापारी बहुत तोड़ के मांगता। काटन तो चालू ही मत करना, मैं तो बोलती पॉलिस्टर भी मत करना, अपन रोडो चलाएंगे, लगे तो भाड़े की बीम 30 का पना। मैंने कहा अरे आपा मुझे इतना ये सब नहीं समझता, बाद में देखेंगे। बोली अरे मैं है ना, मैं बताऊंगी तुमको सब। ज़िंदगी का ये पहला मौका था जब किसी ने हमसे यूँ अपनाइयत का इजहार किया। आंसू है कि कंफ्यूज थे किधर से निकले, मार्केट में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, मैं तुमको सब बताऊंगी। शाहरुख के ये दावे खोखले भी नहीं थे। हीरा गोल्ड वाली आपा की तरह वो भी एक माहिर तिजारती खातून थी। पार्ट टाइम में वो चावल और मूंग के पप्पड़ बनाती थी। इस काम में इसके 4, 5, 6 साल के बैक टू बैक 3 बेटे और उसकी सास भी मदद करती थी। मदद से मुराद पूरा काम ये चारों करते और शाहरुख एक डंडा लेकर मैदान में सूख रहे पापड़ों की रखवाली करती। एक दिन कुदरत को क्या मंजूर था कि एक चरवाहे की भैंस ने शाहरुख के पापड़ पर मुंह मार दिया। फिर क्या था, शाहरुख ने वो आतंक मचाया कि पूछो मत। भैंस की रस्सी पकड़कर बिजली के खंभे से बांध दी, तेज कदमों से घर में दाखिल हुई, पर जब लौटी तो दोनों हाथों में छुरा था। भैंस वाला रोने धोने पर उतर आया, लेकिन शाहरुख कहाँ मानने वाली थी। बाएं हाथ से एक छुरा थामे दाहिने हाथ से दूसरे छुरे पर तेजी से धार लगाती जाती और बोलती, बोल अब कौन भर के देगा मेरा माल। हट जा शांताराम, यही कमेला कर दूंगी तेरी भैंस का, और तू बीच में आया तो तेरा भी कर दूंगी। मैंने कहा जान दो आपा, गरीब आदमी है। तो बोली मैं क्या दाऊद इब्राहिम की औरत हूँ। फिर उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा। काफ़ी लोग जमा हो गए और आखिर में इस शर्त पर मानी
और आखिर में इस शर्त पर मामला तय हुआ कि शांताराम को 1 किलो पापड़ नकद अभी इसी वक्त तो खरीदना होगा। इसके बाद से इस इलाके में ना वो चरवाहा नज़र आया ना उसकी भैंसें। अभी इस वाक़े कुछ ही दिन गुजरे थे कि शाहरुख का नया रूप देखने में आया। थोड़ी बेतकल्लुफ़ी बढ़ने पर एक दिन हमने अपने मकान के पास से आवाज़ दे दी कि ओ आपा पानी भेजो ना। सुनकर फ़ौरन रिप्लाई दिया, रुको मैं आई अंडा लेके। वो घर में पानी लाने गई तो हमको अपनी गलती का एहसास हो गया कि आखिर क्यों कर हमने यूँ हुक्मिया अंदाज़ अपनाया। इसलिए जो ही वो हाजिर हुई हमने बात बनाते हुए कहा, अपने आप को आपा अपने को पानी की बहुत तकलीफ है ना इधर, मैं सोच रहा यहाँ बोरिंग करवा लेता। बोले तुमको बोरिंग कराने का है? सुनकर इसके चेहरे पर चमक आ गई। बोली बोरिंग कराने का तुमको? मैंने कहा हाँ। रुको मैं अब भी घर में से आती। रुको मैं अभी घर में से आती हूँ। मुझे लगा कहीं घर से बोरवेल करने वाली ट्रक लेकर ना आ जाए, क्योंकि आपा के लिए सब कुछ मुमकिन था। लेकिन वो जब वापस आई तो हाथ में एक अंडा था। बोली बताओ कहाँ करने का बोरिंग? मैंने माजरा समझने के लिए यूं ही एक जानिब इशारा कर दिया। फ़ौरन इस जगह जाकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछा काबा किधर है? मैं कुछ जवाब देता इससे पहले खुद ही एक जानिब किबला रुख करके खड़ी हो गई और हाथ के पंजों पर आहिस्ता से अंडे को खड़ा करने लगी। लेकिन अंडा है कि एक जानिब लुढ़क जाता। बोली नहीं, यहाँ पानी निकलेगा ही नहीं। और कहाँ करने का? मैंने दूसरी जानिब इशारा किया। वहाँ भी सावधान की हालत में खड़े रहकर वही अमल दोहराया, लेकिन फिर कह दिया पानी नहीं निकलेगा। फिर खुद है कि 2-4 जगह बदल कर दोबारा कोशिश की और एक जगह जाकर रुक गई। बोली यहाँ पे करो, मैं तुमको गारंटी दे रही 20 फीट पे ही पानी लग जाएगा। मैंने कहा अरे अपा तुम्हारी सब बात सही है, लेकिन तुम बाजू वाले के प्लाट में घुस गए। फिर बोली तुम एक काम करो, बोरिंग करा लो, बाजू वाले से मैं निपट लूँगी। मैंने बात को काटते हुए कहा अपा तुमको कैसे मालूम हुआ कि यहाँ से पानी निकलेगा? थोड़ा शर्माते हुए बोली अरे भैया तुमको क्या बोलूँ, मेरे ऊपर ना एक पाक जीन है, लेकिन उसको ना एक गलत आदत है विमल खाने की। मैं जो इतना पुड़ी मांग के खाती ना वो जिन के वास्ते खाती। मेरे को ये सब शौक़ नहीं है, लेकिन उसने बोल दिया कि पुड़ी मांग के खाना, वो जिन के वास्ते पुड़ी मांग के खाना कभी दुकान पे से मत देना, क्योंकि वो जिन है ना वो शाह बिरादरी का है। उसके दादा फ़कीर थे, कभी दुकान, इसलिए इसने मेरे से कसम लिए है कि ऊपर वाला कितना भी दे कोई एक चीज़ ज़िंदगी भर मांग के खाना। ऐसी की बात ऐसी है। मैंने कहा जान दो आपा तुम कौन सी जिन से कम है। फ़ौरन उसके चेहरे पर एक रंग आ गया। मुझे अंदाज़ा हो गया कि कुछ ज़्यादा हो गया। मैंने कहा अरे आपा मेरा मतलब है तुम कोई से डरते क्या, जिन रहे या कुछ भी रहे? बोले नहीं हो भैया, अल्लाह के करम से अपन किसके बाप से नहीं डरते। ऐसी बात नहीं है, वो जिन ने ना मेरे से निकाह करे ले, अलाउद्दीन नाम है उनका। अभी हमारी इल्मी अदबी गुफ्तगू जारी ही थी कि उसके मीडियम साइज़ वाले बेटे ने रोते हुए आवाज़ दी अम्मा। फ़ौरन पलट कर देखी और बोली चले जा अंडे, नहीं तो अंडे ही फेंक के मार दूंगी। इतना कहकर बोली चलो भैया मैं आती। ये जनाजे ना 1 मिनट में को चैन से बैठने नहीं देते, नहीं तो चलते अपन चाय पी के आते। वो इतना कहकर चली गई। दिन भर की दौड़ धूप और मसरूफियात और रात के खाने के बाद आपा का एक और दिलचस्प मामूल ये था कि वो रेडियो सुनती थी। वैसे तो रेडियो आपा के ससुर की मिल्कियत थी, लेकिन जब से आपा को इसमें दिलचस्पी पैदा हुई घर का कोई फर्द रेडियो को हाथ नहीं लगा सकता था, क्योंकि इसमें लगने वाला सेल आपा अपनी जेब खास से खुद डलवाती थी। घर से बाहर लगे खटिया पर लेटकर हिंदी गाने सुनना आपा का खास मशगूला था। गाने के साथ साथ रात 9:30 बजे कोई मखसूस प्रोग्राम भी पाबंदी से सुनती थी। एक दिन जब हमने गौर किया तो गाने के अलावा वो कौन सी चीज़ है जो आपा की दिलचस्पी का सबब हुआ, तो पता चला किसानों की रहनुमाई करने के लिए नस्र किया जाने वाला प्रोग्राम खेती दर्शन आपा की पसंद में शामिल हो चुका था। फिर क्या था, हमने भी करीब जाकर गौर से सुनना चाहा तो उसमें ये रहनुमाई की जा रही थी कि थोड़ी सी तवज्जो और मेहनत से किसान साल भर में 2 से 3 फसलें काट सकता है। इस प्रोग्राम का आपा के दिल और दिमाग पर यह असर हुआ कि हमारी चश्मे गुनाहगार ने 2 साल के कलील अरसा में आपा की ज़चकी के 3.5 मामला देखे।
इस मामले में भी आपा बड़ी सादगी पसंद वाक़ई हुई। ना किसी किस्म का दिखावा, ना कोई इब्तिदाई वार्निंग और ना कोई अलामात ज़ाहिर हुई। बस दो चार दिनों के लिए महल्ले से गायब होती। अगर नज़र भी आए तो दूर से आवाज़ दे देती, आऊँगी 2-4 दिनों के बाद। फिर इसके बाद कान टोपी 1-2 दिन के लिए दिखाई देती। उसके बाद उनका अव्वलीन बेटा दो अदद पेड़ा लेकर हाजिर हो जाता। मैंने पूछा क्या हुआ, मिठाई लेकर क्यों आए हो? तो 6 साल लड़का शर्माते हुए बोला, मेरी अम्मा ने बच्चा दी। आपा की ये करम फरमाई हम पर ये ज़रूर थी कि हम हर बार वो मिठाई भेजना ना भूलती। अभी बस आपा का बेटा मिठाई देकर लौट ही रहा था कि मैं सोचने लगा, अलीफ लैला की कहानियों का वजूद ही क्यों हुआ? अगर बादशाह मेरे बाजू में किस तवारी में प्लाट ले लेता तो शायद अलीफ लैला का वजूद ही ना होता, क्योंकि यहाँ हर रोज़ एक नई कहानी वजूद में आती। शाहरुख आपा, इस उन्वान से अजीब अंसारी अपनी तख्लीक पेश कर रहे थे। इस पर जो साहबान भी तबसरा करना चाहें उन्हें इजाज़त है। अब्दुल माजिद साहब ने जो तहरीर पेश की, इस तहरीर में जो बेसाख्तापन है और किरदार निगारी की मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। शाहरुख आपा की चलती फिरती तस्वीर, ख़ास तौर से एक लफ्ज़ यहाँ पर बोलूँगा तो उसका जो हाव भाव है पूरा हमारे नज़रों के सामने आ जाता है। जिस तरीके से उन्होंने लफ्ज़ों से दर्शाया है शाहरुख आपा, तो किरदार निगारी के लिए दाद तो बनती है। और पूरी तहरीर में बेसाख्तगी है, तजस्सुस है, सतर दर सतर कारीन या सामीन अभी जैसे हम लोग यहाँ पर हाजिर हैं, दिलचस्पी कायम रहती है। छोटे छोटे जुमले हैं और इलाकाई एतबार से देखा जाए तो ये काफ़ी दिलचस्प और पुरलुत्फ़ तहरीर है। और आपको एक अच्छी तहरीर के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उम्मीद है आप जिस तरीके से अभी 2 साल बाद यहाँ पे शगुफ्ता तहरीर के साथ तशरीफ़ लाए, आइंदा भी इसी तरीके से अपनी तहरीर से महफिल को महसूस करते हैं। आइए अगले कलमकार को मैं पेश करना चाहूँगा। यहाँ पर हमारी लिस्ट में मौजूद आसिफ सुबहानी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मैं इल्तिमास करता हूँ कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी तकलीफ पेश करें। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।